हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अपने यूजीसी पेपर ने यूजीसी पेपर 2 के जो हिस्ट्री का पेपर होता है हम उसके रिगार्डिंग अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे थे। हमने हिस्टोरियोग्राफी को ख़त्म कर दिया है और उससे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस को भी देख लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सोर्सेज होता है इंडियन हिस्ट्री का, अगर मैं इस सोर्सेज की अगर बात करूँ तो वो कई सारे तरीके के होते हैं। तो इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन अगर हम सोर्सेज की अगर बात करें तो ये हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा है लिटरेरी सोर्सेज और तीसरा है फॉरेन अकाउंट्स, ठीक है। आज हम लोग जो हमारा फोकस रहेगा हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज पे थोड़ा सा ज़्यादा हम बताएंगे। फिर इसके बाद हमारा जो अगला पार्ट होगा वो हम फॉरेन अकाउंट्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने अगले चैप्टर के गो थ्रू करेंगे, ठीक। तो विदाउट वेस्टिंग और मच टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। तो अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की अगर बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होता है उसमें हमारे सोर्सेज क्या हो सकते हैं। पहला है एक्सप्लोरेशन, दूसरा है एक्सकेवेशन, तीसरा है एपिग्राफी जिसमें हम इंस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं, चौथा है न्यूमिस्मेटिक जिसे हम स्टडी ऑफ कॉइन्स कहते हैं, फिर होता है पेंटिंग, देन सील्स, पॉटरी और टूल्स। तो ये हमारे कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं वो एक तरह से मैं बात करूं तो हमारे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में जानने का, किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में समझने का। तो यहीं पे अगर मैं बात करूं एक्सप्लोरेशन की, तो एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि एक्सप्लोरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग, पेनिट्रेटिंग और रेंजिंग ओवर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कवरी, ठीक। यानी कि एक्सप्लोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम कई सारे रेंज में डिस्कवरी के पर्पस से उसे देखते तो उसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सीडेंटली हो जाता है, ठीक है। और इसका ये फिर जब होता है तो फिर इसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी का भी सहयोग लिया जाता है, तो इसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। एक्सप्लोरेशन का जो नेक्स्ट वर्जन होता है या फिर हम जिसे का नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है आपका एक्सकेवेशन, ठीक है। तो एक्सकेवेशन क्या होता है, तो एक्सकेवेशन आपका अगर मैं बात करूं तो एक्सकेवेशन इज नथिंग बट एक्सकेवेशन इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे क्या होता है, ये हॉरिजेंटल हो सकता है जहाँ पे जो हॉरिजेंटल एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि ये सरफेस है और इसको ऐसे ऐसे यानी कि ये सरफेस हटा के फिर इस सरफेस को हटा के ऐसे ऐसे एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल। जबकि वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में खुदाई से होता है, ठीक है। किसी साइड को हम एक्सकेवेट करते हैं तो वो हमारा वर्टिकल एक्सकेवेशन होता है। मैरीन आर्कियोलॉजी इन्वॉल्व्स मेनी स्पेशलिस्ट। तो ये सब ऐसे हमारी जो चीज़ें हैं इनके बारे में हमारी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एपिग्राफी की। तो एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, तो ये ओल्ड राइटिंग होता है जो कि पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे। तो इसी को हम जो है बेसिकली एपिग्राफी कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शन होते थे ये आपके सील के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, चट्टानों के ऊपर या पिलर के ऊपर या तांबे के प्लेट के ऊपर, मंदिर की दीवारों के ऊपर या
ईंटों पर या इस तरह के लिखाई कर दी जाती थी, तो इन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते थे। ठीक है, ये भी हमारे सिविलाइजेशन के बारे में या फिर हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इंस्क्रिप्शन में हमारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कॉमर्शियल पर्पस से इंडस वैली की सील आ गई। फिर मैजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो एम्यूलेट्स हो गए। रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अशोकन इंस्क्रिप्शन हो गए। यूलोगिस्टिक यानी कि प्रशस्ति की बात करूं तो प्रयाग प्रशस्ति हो गया आपका। उसके बाद अगर तारीफ की बात करूँ तो वो हो गए ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड हो गया। किसी राजा के जीत या हार का या फिर उसके ख्याति का, तो ये हो गया आपका, आप इसको मान सकते हैं हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेल का था। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं, तो आरजे राइब्सन के शब्दों में अगर बात करें तो इंस्क्रिप्शन सप्लाई मोस्ट वैल्यूबल एविडेंस ऑफ द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द पीपल एंड द कंट्री टू विच दे बिलोंग। यानी कि इसके हिसाब से अगर बात करें तो जो हमारे अभिलेख होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा बेशकीमती सबूत पेश करते हैं, जो कि राजनीतिक नज़रिए से, सामाजिक नज़रिए से या और आर्थिक नज़रिए से उस देश की जो पुराने चीज़ों में रहा होगा उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन। फिर आता है न्यूमिस्मेटिक्स। तो न्यूमिस्मेटिक आपका, जैसा मैंने बताया, ये स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है। तो कॉइन्स जो होते हैं हमें अकेले ही इतिहास की जो अर्थव्यवस्था है, इतिहास में जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी दे देते हैं। तो इन्हीं से हमें पता चल जाता है कि ये किसके सिक्के हैं और किसके नहीं। ठीक, तो हमें बहुत सारे तरह तरह के सिक्के मिले हैं, और जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ते जाएंगे तो हम आपको उन सिक्कों से रूबरू भी कराते चले जाएंगे कि हमारे देश में किन किन राजाओं ने कब कब कोई सिक्के जारी किए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो आता है आपका फिर पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। तो पेंटिंग क्या होता है कि पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग जो होते थे वो पुराने ज़माने में लोग आपके जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे या अपने जो भी खाली टाइम होता था तो वो पेंटिंग किया करते थे। तो उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर सील्स आपका एक तरीके से कॉमर्शियल इंस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं। फिर पॉटरी यानी कि मृद भांड, यानी कि हम घड़ा कब बनाने का डिज़ाइन है उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर कुछ औजार हैं यानी टूल्स हैं, उसके बारे में भी हम बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जो है एक सैम्पल इंस्क्रिप्शन है जो कि एक पत्थर पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पत्थर पे इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये आपके न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड यानी कॉइन से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाती है कि हमारे एंशिएंट इंडिया में कितने तरीके के कॉइन्स हम यूज़ करते रहे हैं। इन कॉइन्स को देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एंशिएंट इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम रहा है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसे कैसे रहा है। ठीक है, ये आप पेंटिंग का एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक अजंता की एक पेंटिंग है। फिर इसके बाद ये एक सील है जिसे हम कह सकते हैं कि हड़प्पन बुल है। ठीक है, ये पॉटरी है और ये आपके कई वेरियस टाइप्स के टूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ लिटरेरी सोर्सेज की, तो लिटरेरी सोर्सेज आपको दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज आर बेसिकली ओरिजिनल एविडेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और वर्क्स। यानी जिसे हम पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्राइमरी सोर्सेज के बारे में बताया था कि ये वो सोर्सेज होते हैं जो कि फर्स्ट हैंड सोर्सेज होते हैं,
और ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं किसी भी इवेंट से। इसके अगर एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, आई विटनेस अकाउंट हो सकता है, सर्वे और इंटरव्यूज़ हो सकता है, और लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है आपके प्राइमरी सोर्सेज के। दूसरा अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी सोर्सेज की, तो ये सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है और ये इंटरप्रिटेशन होते हैं, एनालिसिस होते हैं और एक्सप्लेनेशन होते हैं। इसके अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर रिव्यू हो सकता है, ओपिनियन पीस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है और बुक हो सकती है। तो ये अगर सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन या इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी सोर्सेज का एग्जांपल है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, लिटरेचर में कुछ और बताते हैं। तो एक होता है आपका सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है कि सेक्युलर लिटरेचर आर टेक्स्ट दैट डिड नॉट फोकस ऑन रिलीजन, एपिक स्टोरी, पोएम, प्लेज एक्सेट्रा फॉल अंडर दिस कैटेगरी। मतलब मुद्दा ये है कि जो सेक्युलर लिटरेचर होता है ये इनका फोकस रिलीजन के ऊपर नहीं होता है, बल्कि जो भी सोसाइटी के जो मुद्दे होते हैं ये उनका फोकस उस पर होता है। ठीक है, तो रामायण और महाभारत एपिक्स ऐसे हैं जो कि सेक्युलर लिटरेचर के हिस्से, क्योंकि ये जो है सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण इमेज दर्पण को शो करते हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उस वक्त का समाज कैसा रहा। इसके अलावा कुछ अन्य अगर मैं सेक्युलर लिटरेचर की अगर बात करता हूँ तो ये आपको देख रहे हैं हम्मीर महाकाव्य है, ये नया चंद्र सूर्य की किताब है। इसके अलावा हर्षचरित है, बाणभट्ट, जिसे बाणभट्ट ने लिखा था। वाकपटी की गौड़वाहो है और अतुल की मुश्रिक वंश है। हेमचंद्र की कुमारपाल चरित्र है। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्र है। और हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये कुछ प्रमुख किताबें हैं। फिर रिलीजियस लिटरेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो रिलीजियस लिटरेचर जो आपका होता है वो आपका जो ऐसे लिटरेचर होते हैं जिनका सीधा संबंध रिलीजन से होता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो वेद हो गए, वेदांग हो गए, पुराण हो गए और विभिन्न बौद्ध और जैन साहित्य, ये इसके आपके रिलीजियस लिटरेचर के पार्ट बन जाते हैं। अब अगर वेद की अगर मैं बात करता हूँ तो वेद 4 होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। स्मृति की बात करें तो स्मृति वो होती हैं जिन्हें कि आप कंठस्थ करते हैं, यानी आपके स्मृति में रहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है श्रुति। तो स्मृति और श्रुति ये दोनों तरीके के होते हैं। स्मृति ये होता है कि जो आप कंठस्थ करते हैं, जो आपने मनन करते हैं, तो वो आपकी स्मृति में यानी मेमोरी में रहती है। जबकि श्रुति जो है वो जो आपने सुना, जो आपने अपने मुंह जो अपने सामने वाले से सुना, उन्हें हम श्रुति, तो श्रुति का इतना वो इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि स्मृति का है। और इसका एग्जाम्पल है आपका मनुस्मृति। फिर सूत्र लिटरेचर की बात करता हूँ। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। सूत्र क्या होता है बेसिकली कि प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री, दे आर नोन एज सूत्र। ठीक है, सूत्र जो होता है, सूत्र जो डील करते हैं वो कई सारे तरीकों के एक नॉर्म्स एंड रिचुअल्स के बारे में हमें बताते हैं कि कितने क्या क्या विभिन्न सिचुएशन में हमें करना चाहिए। तो ये सूत्र होते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो उसके बाद आता है आपका वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? उपवेद। वेदांग बेसिकली वो होते हैं जो कि स्मृति या लिटरेचर होते हैं जो कि ह्यूमन ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो वेदांग जो है सूत्र के फॉर्म में लिखे जाते हैं और प्रोज स्टाइल में इसे लिखा जाता है। उपवेद, एपिक्स, पुराण, धर्मशास्त्र, ये वेदांगों के कुछ हिस्से हैं। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करूँ तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें देखने को मिलता है त्रिपिटक, यानी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जातक कथा, मिलिंद पन्हो, महावंश, महावस्तु, बुद्धचरित, ये सब बुद्धिस्ट हैं। और जैन साहित्य की अगर मैं बात करता हूँ तो भगवती सूत्र और प्रबंध चिंतामणि, जिसे मेरुतंग ने लिखा है, तो ये इसके जैन साहित्य हो गए। सिंगल साहित्य की बात करें तो दीपवंश और महावंश, जो कि बौद्ध साहित्य से रिलेटेड है, ये भी इसी में आ जाते हैं। अब हम कुछ साइंटिफिक लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। तो साइंटिफिक लिटरेचर जो आपका होता है, तो इसमें जो है आपके एस्ट्रोलॉजी यानी एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सभी विषय इसमें शामिल होते हैं। जो हमारा प्राचीन ज्योतिष शास्त्र है और खगोल शास्त्र है, उसमें आता है पैतामह, वशिष्ठ, सूर्य पोलिस और रोमक सिद्धांत, ये सब इसके प्रमुख साहित्य हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप समझ सकते हैं, या एस्ट्रोनॉमी में। वरामिहिर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी। मेन बात ये है कि जो ज्योतिष शास्त्र है, या जो जिसे हम खगोल शास्त्र भी की तरह देख सकते हैं, ये एक, अगर मैं बात करूँ तो ये यूनानों की, यवनों की एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है जो इंडिया में जो यूनान के लोग होते हैं, उनको यवनाचार्य के नाम से भी उन्हें संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनका बड़ा सम्मान था उस समय, ठीक है, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा रोल था एस्ट्रोलॉजी में। तो वरामिहिर जो थे वो भी हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। उनकी जो रोमक और पॉलिस, ये दोनों ही जो रचनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनकी इसी हेलेनिस्टिक आइडियोलॉजी से एक नतीजा है। गणित शास्त्र के बारे में अगर बात करूँ तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारतीयों का कोई जोड़ नहीं है। मतलब प्राचीन काल से ही गणित शास्त्र में, गणित में भारतीयों की बहुत जानकारी थी, और इसकी शुरुआत हमें शुल्व सूत्र से मिलती है, जो कि 600 ईसा पूर्व से ही शुरू हो जाता है। हालांकि आर्यभट्ट की जो किताब है, उसमें उन्होंने पहले ही जिक्र कर दिया कि जो पृथ्वी है वो राउंड है, यानी कि गोल है, और वो अपने अक्ष पे घूमती है। इसके अलावा उन्होंने जो पाई के जो एग्जैक्ट मान है 3.1416, इसका भी पाई का मान इन्होंने निकाला है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त जो है, जिन्हें आधुनिक अलजेब्रा का पिता कहा जाता है, वो भी इसी टाइम के थे। और ये माना जाता है कि जो महावीर जो थे और भास्कर जो थे, वो कुछ प्रमुख महान गणितज्ञ थे, जो कि आर्यभट्ट के बाद आए थे। अगर मैं भास्कर की पार्टिकुलरली बात करूं तो ये ब्रह्मगुप्त के समकालीन थे, और इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन को, ट्रिग्नोमेट्री का जो समीकरण था उसको उसका विस्तार किया, और उसमें उन्होंने आर्यभट्ट की तरह पाई का जो मान है उसे सही मतलब उसका मान लगाया, और उसे एक इर्रेशनल नंबर की संज्ञा दी। इर्रेशनल नंबर यानी कि आपका ऐसा नंबर है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इससे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। या हिंदी में इसके लिए शब्द इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। फिर इसके बाद आते हैं भास्कर टू। इनकी जो किताब है, इनकी किताब का नाम है सिद्धांत शिरोमणि। जो सिद्धांत शिरोमणि है, ये आपकी बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: लीलावती, बीजगणित, गृह गणित और गोलाध्याय। जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है वो लीलावती में एक्सप्लेन्ड है, यानी कि ये वाली जो है, इसमें थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो ये आपके वरामिहिर हो जाते हैं, ये आपके आर्यभट्ट हो गए, ये आपके ब्रह्मगुप्त हो गए, और ये आपके भास्कर प्रथम, और ये आपके भास्कर सेकंड हो गए। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करूँ तो वैशेषिक फिलॉसफी के जो जनक थे कनाड ऋषि, ये
भारत परमाणु थ्योरी के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा नागार्जुन जो कि रसायन शास्त्र के बहुत विद्वान व्यक्ति थे, वो कुषाण साम्राट के समकालीन थे। अगर हम मेडिकल साइंस के बारे में बात करें तो मेडिकल साइंस का जो पहली बार जो जिक्र हमें मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, और यहाँ पे हमें दो तरीके से मिलता है, यानी स्किन टेक्निक और मैजिकल हीलिंग, और दूसरा है मेडिसिन टेक्निक। इसमें ये बात जानने की है कि 6ठी सदी बीसी में दो प्रमुख विश्वविद्यालय हुआ करते थे, एक था टैक्सिला और दूसरा था वाराणसी। जो ऐत्रेय था वो तक्षशिला के जो मेडिकल साइंस का जो मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट था उसका मेन टीचर कंसीडर किया जाता था। वही जीवक जो था वो सम्राट बिंबिसार के टाइम का कोर्ट फिजिशियन था, और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय का वो एक स्टूडेंट था। वहाँ से वो उज्जैन ट्रैवल करता है, यानी, और फिर उसके बाद काम्पिल में ट्रैवल करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चरक और सुश्रुत ये दो फिजिशियन माने जाते हैं, और चरक जो है लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को भी प्रोपाउंड करता है। उसकी जो चरक संहिता है ये ऐत्रेय के जो सिद्धांत है उसके ऊपर बेस्ड है, और वो सर्जरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी वो निकालता है। तो इस तरह से हमारे जो लिटरेरी सोर्सेस थे उनको हमने ख़त्म कर दिया। अब अगला हमारा वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ फॉरेन अकाउंट्स के बारे में, और फिर उसके बाद हम उस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।